हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, अपनी स्टडीज़ को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। क्योंकि जैसे कि अब आपको पता है हमारे पास ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है कि आपका एचटेट पूरी पूरी उम्मीद है कि ये 4 और 5 जुलाई को शेड्यूल्ड है। ठीक है। तो अब हमने साथ साथ बायो का जो है सेल चैप्टर से हमने उसके PYQs अलग अलग एग्जाम्स में पूछे हुए, एचटेट में पूछे हुए स्टार्ट कर दिए हैं। तो सिमिलरली हम केमिस्ट्री का जो टॉपिक लेके आए हैं वो है मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू इज कि प्लीज़ इस टॉपिक को जब मैं क्वेश्चंस करवा रही हूँ उससे पहले एक बार आप रिवाइज कर लें, क्विक रिवीजन कर लें। उसके बाद वीडियो आपके पास है ही, उसे पॉज करें और फिर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें सो दैट आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरमॉलिक्यूलर? इंटरमॉलिक्यूलर मीन्स मॉलिक्यूल्स के बीच में। ठीक है, इंटर इज द वर्ड फॉर बिटवीन, बिटवीन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कौन सा ऐसा होगा जहां पर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स है वो सबसे ज्यादा है? ऑक्सीजन गैस, वाटर, आइस एंड स्टीम। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऐसी फोर्सेस होती हैं जो मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है और इनकी इनकी जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है कि हमारे पास स्टेट ऑफ मैटर क्या है, कि हमारा मैटर जो है वो किस स्टेट में है। ठीक है, जैसे सॉलिड्स की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो सॉलिड्स जो होते हैं, जो हमारे सॉलिड्स के अंदर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बिल्कुल पास पास में पैक होते हैं। ठीक है, उनके अंदर मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। फिर आपके पास है लिक्विड, लिक्विड में सॉलिड से कम है। ठीक है, वो लेस, क्योंकि वो लेस टाइटली पैक्ड होते हैं तो इसलिए इनकी फोर्सेस क्या है, वीक है। फिर उसके बाद है हमारी गैस, गैस की बात करें या हम स्टीम की बात करें, जहां पर मिनिमम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है। ठीक है, तो हमारे पास जो ऑप्शन बनेगा वो हमारा ऑप्शन बनेगा ऑक्सीजन गैस, वाटर, आइस या स्टीम। तो हमें पता है कि यहाँ पर आइस ही है जो सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है, इसीलिए इसके अंदर सबसे ज्यादा मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस बाय विच अ सॉलिड चेंज डायरेक्टली इनटू गैस। हमने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है कि जब सॉलिड डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। द प्रोसेस बाय विच अ सॉलिड चेंजेस डायरेक्टली इनटू गैस विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट इज नोन एज सब्लिमेशन। तो ऑप्शन क्या है हमारा, बी। ठीक है, कंडेंसेशन क्या होता है, जिसमें गैस जो होता है वो चेंज होता है लिक्विड में, गैस चेंजेस इनटू लिक्विड, वो क्या है आपका कंडेंसेशन। ठीक है, वेपराइजेशन क्या है, लिक्विड चेंजिंग टू गैस। ठीक है, और फ्यूजन क्या है, सॉलिड टू लिक्विड, जो हम मेल्टिंग भी बोलते हैं, इसे हम मेल्टिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, एट विच टेम्परेचर डू सेल्सियस एंड फारेनहाइट स्केल्स शो द सेम रीडिंग। ठीक है, तो आपको इसके अंदर सेल्सियस और फारेनहाइट की जो रीडिंग है वो सेम होनी चाहिए, यानी दोनों हम सेम उसको पुट करके देखते हैं कैसे होगा। देखो, हमें ये चेक करना है कि किस कैसे से टेम्परेचर पर सेल्सियस और फारेनहाइट स्केल्स है वो दोनों सेम हो जाती हैं। तो हमें पता है फारेनहाइट क्या होता है, 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस में 32। ठीक है, आपको क्या करना है, फारेनहाइट और सेल्सियस को इक्वल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सी, हम एफ और सी की जगह सी पुट करेंगे, 9/5 सी प्लस में 32, सी को इधर ले जाओ। ठीक है, सी माइनस में 9/5 सी इज इक्वल्स टू 32। जब हम इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा -4/5 सी इज इक्वल्स टू 32। ठीक है, उसके बाद सी की वैल्यू देखेंगे, 35 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई में 4, और ये वैल्यू होगी माइनस में, तो 4 8 जा 32, 8 5 जा 40, तो सी की वैल्यू आ गई -42 डिग्री सेल्सियस। -42 डिग्री सेल्सियस पर मतलब 42 डिग्री सेल्सियस और -40, जब दोनों की वैल्यू -40 होगी, माइनस वैल्यू होगी दोनों की, फारेनहाइट की और डिग्री सेल्सियस की, सॉरी, तो उस टेम्परेचर पर सेल्सियस और फारेनहाइट जो है वो दोनों सेम रीडिंग शो करेंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए। अच्छा क्वेश्चन है।
ठीक है, तो टाइम टेकिंग है पर अच्छा है। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिफ्यूजेस फास्टेस्ट। ठीक है, किस क्या जो होता है वो फास्ट डिफ्यूज करता है। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है सॉलिड, लिक्विड, गैस या फिर सारे इक्वल। तो डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन। ठीक है, आपको पता है कि डिफ्यूजन में क्या होता है, हाई टू लो कंसंट्रेशन में जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करते हैं। ठीक है, इसका जो रेट है बेसिकली टू फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक तो पार्टिकल की स्पीड, अगर पार्टिकल के पास स्पीड अच्छी है, ठीक है, जैसे गैस पार्टिकल्स होते हैं उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, वो बहुत हाई स्पीड पे मूव करते हैं जैसे लिक्विड्स और सॉलिड के मुकाबले में, तो वो क्या है आपका, तो उसमें क्या होगा, डिफ्यूजन अच्छा होगा। स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, मतलब पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कैसा है। ठीक है, अगर पार्टिकल्स के बीच बीच में स्पेस ज़्यादा है, लार्ज डिस्टेंस जैसे गैस मॉलिक्यूल्स में है, तो वो आराम से मूव कर सकते हैं फ्रीली। ठीक है, और इस तरह से वो मूव कर सकते हैं, तो उनके पास स्पेस भी तो होना चाहिए ना मूव करने के लिए, स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। तो आपको ये पता है, ठीक है, लिक्विड्स के अंदर और सॉलिड्स के अंदर, लिक्विड में तो क्लोज क्लोज होते हैं वो, सॉलिड्स के अंदर भी बिल्कुल पास पास होते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो डिफ्यूज़न होगा वो किस में होगा, गैस में। सबसे जो फास्टेस्ट डिफ्यूज़न होगा वो कहाँ होगा आपका, गैस में। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइज इवेपोरेशन फास्टर ऑन ए विंडी डे। इवेपोरेशन जो होता है, जो विंडी डे जिसमें हवा चल रही होती है, उसमें फास्ट क्यों होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर मास आ जाता है, या वाटर वेपर जो है वो सरफेस से रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, तो आप खुद सोचिए इसका आंसर। इवेपोरेशन फास्ट हो रहा है विंडी डे पे, मतलब कि वाटर वेपर है वो सरफेस से रिमूव हो रहे हैं। बेसिकली इवेपोरेशन क्या होता है कि जो भी हमारे सरफेस के ऊपर, जो भी हमारा लिक्विड का सरफेस है वहाँ से आसपास इवेपोरेट हो जाना। ठीक है, तो अगर रेट बढ़ गया है, ठीक है, क्योंकि हवा चल रही है, विंड ब्लोज हो रही है, तो उससे वो क्या होगा कि वो इवेपोरेशन जो है वो फास्ट हो जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा क्योंकि विंडी डे बोला उन्होंने, ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, ऐसा भी नहीं है, रेनी डे नहीं है, वाटर मॉलिक्यूल्स गेन मास, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। तो एसआई यूनिट क्या होती है, जो आपकी जो स्टैंडर्ड्स यूनिट्स होती हैं, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड आपकी फॉलो की जाती है। क्योंकि देखो अगर कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम कैसे मेजर करेंगे, कहीं और कुछ और मेजर होगी तो उसमें डिस्पेरेंसी आ जाएगी, तो इन सब के लिए एक स्टैंडर्ड्स यूनिट्स बनाई गई हैं। तो टेम्परेचर की जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो है केल्विन। क्या है, केल्विन। तो अब इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सी सी, एक सेकेंड, स्क्रीन, ऑप्शन सी वुड बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग मेल्टिंग द टेम्परेचर ऑफ आइस रिमेन्स कांस्टेंट। ऐसा क्यों हो रहा है, मेल्टिंग के दौरान जो टेम्परेचर होता है वो आपका कांस्टेंट रहता है। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि जो हीट है वो दी नहीं जा रही, वो सराउंडिंग्स में लॉस्ट हो रही है, वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में हो रही है यूज, या फिर आइस जो है वो ठंडी हो रही है। तो जो टेम्परेचर है वो इसलिए कांस्टेंट रहता है क्योंकि जब भी आइस जो है आपकी वो मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाती है, तो वो जो एनर्जी जो सप्लाइड की जाती है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी को नहीं बढ़ाता है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या काम करता है उनके बीच में जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है उसको तोड़ने की काम आता है। ठीक है, और दूसरा जब कभी भी हम हीट देते हैं, ठीक है, तो पहले जो जैसे हमें हीट देना है, हमें मेल्ट करना है, हमारे पास सॉलिड स्टेट में या आइस में, सॉरी, ठीक है, हमारे पास आइस है फॉर एग्जाम्पल, हमें उसको मेल्ट करना है, तो जो पहले हम उसे हीट देंगे तो पहले तो उसके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स वाले मॉलिक्यूल्स होंगे उनके अट्रैक्शन को तोड़ने के काम आएगा, फिर वो उसके स्टेट को चेंज करने के काम आएगा। ठीक है, तो जब जिसमें स्टेट चेंज की जाती है उसे हम बोलते हैं लेटेंट हीट। ठीक है, ये हीट क्योंकि टेम्परेचर को राइज करने के काम नहीं आती है, तो इसलिए हमें ऐसा लगता है कि हमने हीट ही नहीं दिया, ये हिडन फॉर्म में होती है। ठीक है, ये एनर्जी जो हिडन फॉर्म में होती है जिसमें टेम्परेचर राइज नहीं होता है, तो वो कौन सी होती है आपकी लेटेंट हीट।
ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो इस तरह से उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता है मेल्टिंग के दौरान। सिमिलरली बॉइलिंग में भी ऐसे ही होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिनोमिना रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेडिंग ऑफ इंक इन वाटर इज। जो आपकी इंक जो है वो स्प्रेड होती है, तो उसके लिए कौन सा फिनोमिना, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, सब्लिमेशन या कंडेंसेशन। तो इंक स्प्रेड हो रही है, तो इसके लिए हमारे पास जो होगा वो होगा बी। डिफ्यूजन क्या होता है, जिसमें पार्टिकल्स मूव करते हैं हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में। जो कंसंट्रेटेड इंक है वो सारी जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। ऑस्मोसिस में क्या होता है कि बेसिकली वाटर की मूवमेंट होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। यहाँ पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है वो होनी चाहिए। सब्लिमेशन क्या होता है, जिसमें सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है। कंडेंसेशन क्या होता है, जिसमें वाटर जो है, वाटर वेपर जो है वो लिक्विड स्टेट में चेंज होते हैं आपके, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका डिफ्यूजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्मेल ऑफ फूड रीचेज अस ड्यू टू। जैसे जैसे हम जब पढ़ाते हैं तो हम ये एग्जांपल देते हैं कि आप स्कूल से या अपना कहीं भी कॉलेज से घर गए, या बचपन भी याद करो, आप स्कूल से घर गए एकदम से, तो वहाँ जाते हैं आपको अगर मम्मा ने घर पे कुछ अच्छा अच्छा बना रखा है गर्म गर्म, तो उसकी खुशबू आपको बाहर तक आ जाती है, ठीक है। तो जो स्मेल है खाने की वो क्यों बाहर तक पहुंच रही है, वो इसलिए पहुंच रही है डिफ्यूजन की वजह से, ठीक है। डिफ्यूजन वही प्रोसेस है जिसमें पार्टिकल्स मूव करते हैं हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि जो फूड है, ठीक है, जब फूड जो होता है तो उसके वेपर्स बनते हैं, फिर वो मूव करते हैं और फिर वो आपके तक पहुंचते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा प्रोसेस हो जाएगा आपका, डिफ्यूजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 identical containers contain equal masses of ice at 0 degree, water at 0 degree and steam at 100 degree Celsius. Which has the maximum internal energy? तो किसके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी, तो आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं, और चौथा ऑप्शन है कि सबके पास इक्वल एनर्जी होगी। तो हमें ये पता है कि एनर्जी किसके पास ज़्यादा होगी, वो हम बता सकते हैं कि हमारा स्टीम जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे है, उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। अब आइस जो है, ठीक है, अगर आपके पास आइस है या वाटर है, ठीक है, आइस और वाटर के अंदर अगर हम बात करें, क्योंकि आपको उसको आइस बनाना है तो आपको उसको हीट देनी होगी, ठीक है। जैसे मतलब जब आपको क्या करना है, जब आपको आइस को वाटर में टर्न करना है तो आपको उसको हीट देनी होगी। तो अगर हम बात करें आइस और वाटर के अंदर, तो वाटर के पास ज़्यादा एनर्जी होती है एज कम्पेयर टू आइस। क्यों, क्योंकि वाटर बना कैसे, जब आपने उसको हीट दी है, ठीक है। अच्छा, वाटर 0 डिग्री पर, वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम बात करें, तो इसमें भी क्या होगा, जितना आप हीट देंगे तो उसका टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। अब वाटर एट 100 डिग्री और स्टीम एट 100 डिग्री की अगर हम बात करें, तो आपको पता है कि उसकी स्टेट चेंज करने के लिए भी हमने उसको एक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दी है। तो इसकी वजह से जो स्टीम है इसके पास मैक्सिमम होती है, क्योंकि इसके पास लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी प्रेजेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम इंटरनल एनर्जी होगी उसके पास। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अ लिक्विड बॉइल्स एट ए लोअर टेम्परेचर ऑन ए माउंटेन देन एट सी लेवल बिकॉज। जो पानी जो है वो लो टेम्परेचर पे बॉयल होता है माउंटेन में देन एट सी लेवल, ऐसा क्यों, ठीक है। बॉइलिंग तब होती है जब लिक्विड वेपर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, ठीक है। बॉइलिंग कब होती है, बॉइलिंग अकर्स when liquid vapor pressure becomes equals to atmospheric pressure, ठीक है। तो सी लेवल पे अगर हम बात करें तो हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ठीक है। जो लिक्विड को मतलब हमें वहाँ पे ज़्यादा हीट देनी होती है, ज़्यादा हमें उसको ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है। माउंटेन पर क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कम हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर जो लेस प्रेशर जो उसे पुश डाउन कर रहा होगा, तो उसलिए आपको यहाँ पर लो टेम्परेचर देना होता है। और जो पानी जो है वो जल्दी उबलता है, और लो टेम्परेचर पे उबलता ज़्यादा है पर लो टेम्परेचर पे कहाँ पर, हाई एल्टीट्यूड में। तो लिक्विड बिकम्स इम्प्योर नो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेज, यस, क्योंकि ऊपर जैसे हम हाइट पे जाते हैं तो प्रेशर जो डिक्रीज होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीजेज या ह्यूमिडिटी इंक्रीजेज। तो आपको पता है कि जैसे ही हम ऊपर जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा,
कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, कौन सी सही नहीं है। डिफ्यूजन अकर्स इन सॉलिड्स, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कंटिन्यूअस मोशन, इवेपोरेशन अकर्स ओनली एट द बॉइलिंग पॉइंट, गैसेस एक्सर्ट प्रेशर ऑन कंटेनर वॉल्स। ठीक है, तो इसके अंदर देखो, अगर हम बात करें तो स्टेटमेंट ये बिल्कुल सही है, डिफ्यूजन अकर्स इन सॉलिड। हाँ, डिफ्यूजन जो है वो सॉलिड्स में होता है पर बहुत स्लो होता है। ठीक है, एज कम्पेयर टू लिक्विड्स और गैस। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप सब आज टेट का एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है, भावी अध्यापक हैं आप, जब जाकर ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे, मान लो छुट्टियां अनाउंस होगी, हरियाणा में तो वैसे ऐसे होता है, सडन ही छुट्टियां अनाउंस हो जाती है। अब जैसे इस बार 5 दिन पहले कर दी उन्होंने, तो छुट्टियां अनाउंस होगी, तो अब छुट्टियों के बाद जाके देखोगे तो उसको जब चौक से जो लिख के आए होगे, बच्चों को पढ़ा के आए होगे, तो उसको रब करने में थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट्स लगेंगे। विद द टाइम सॉलिड में भी डिफ्यूजन होता है। ठीक है, अगर मान लो बहुत सालों तक, 1-2 साल तक छोड़े से ना, कई बार पुराने ब्लैक बोर्ड हटा दिए जाते हैं, उनसे हटाना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कंटिन्यूअस मोशन, यस बिल्कुल, डिफ्यूजन भी हमने पढ़ाई है। और काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी ये कहती है कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो हमेशा कांस्टेंट रैंडम मोशन में होते हैं। ठीक है, अगला है इवेपोरेशन ऑकर्स ऑन नो। इवेपोरेशन जो होता है, क्योंकि वो एक सरफेस फिनोमिना, हमें वहां से सरफेस से ही मॉलिक्यूल्स को इवेपोरेट कराना है, तो वो बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं, किसी भी एनी टेम्परेचर पर हो सकता है। ठीक है, बिलो द बॉइलिंग पॉइंट भी हो सकता है, क्योंकि एक बल्क, मतलब बिलो द बॉइलिंग पॉइंट हो सकता है, जबकि बॉइलिंग एक बल्क फिनोमिना है जो सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही, बॉइलिंग पॉइंट पे ही होता है। ठीक है, अच्छा, गैस पार्टिकल्स एक्सर्ट प्रेशर ऑन कंटेनर्स वॉल्स। हाँ, वो रैपिडली मूव करते हैं, कोलाइड करते हैं और वो प्रेशर को एक्सर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा सी। Why does a wet cloth ड्राई मोर स्लोली ड्यूरिंग द रेनी सीजन। अब जैसे आप आगे बारिश के टाइम आएंगे तो हम ये देखते हैं कि हमारे कपड़े सूखते ही नहीं है जल्दी से। लो टेम्परेचर, हायर ह्यूमिडिटी, हाई प्रेशर, लो विंड स्पीड। देखो, बारिश के दिनों में क्या होता है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, तो इवेपोरेशन का रेट ऑटोमेटिक स्लो हो जाता है, क्योंकि इवेपोरेशन को क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं, जैसे विंड स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए, टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, सरफेस एरिया ज़्यादा होना चाहिए और ह्यूमिडिटी कम होनी चाहिए। तो इवेपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वाटर जो है वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है, और ये बेसिकली 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है जो मैंने आपको बता दिया है। तो अब रेनी सीजन है, ह्यूमिडिटी बढ़ गई है, तो इसकी वजह से आपके जो कपड़े हैं वो सूखेंगे नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कूलिंग प्रोड्यूस बाय इवेपोरेशन इज मेनली ड्यू टू। इसके बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे अब गर्मियों में आपके घर में आसपास बच्चे होंगे, बाहर से खेल के आते हैं, आते पंखे के नीचे बैठते हैं, उनको बहुत ठंडक लगता है, स्वेट जो होता है, मटके आपके घरों के अंदर होगी, सरफेस पे क्या हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल सारे इवेपोरेट हो रहा है, तभी ठंडक दे रहा है। तो कूलिंग क्यों प्रोड्यूस होती है, इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, एस्केप ऑफ हाई एनर्जी पार्टिकल्स, डिक्रीज इन एटमॉस्फेरिक पार्टिकल प्रेशर और इंक्रीज इन वॉल्यूम। तो जो हाई एनर्जी के पार्टिकल्स हैं वो एस्केप कर जाते हैं। तो इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमिना है, जब जब वहाँ से जो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हीट लेके जाएंगे तो पीछे कूलिंग करेंगे। ठीक है, तो एनर्जी लॉस होता है, इसकी वजह से वहाँ पर क्या होती है, ठंडक हो जाती है। ठीक है, अच्छा, a perfume bottle is opened in one corner of a room. Which statement best explains why the smell reaches all corners? Air currents alone, diffusion due to random molecular motion, convention only, gravitational force. तो डिफ्यूजन जो होता है ड्यू टू रैंडम मॉलिक्यूलर मोशन। आपने एक रूम के अंदर अगरबत्ती जलाई या एक रूम के अंदर परफ्यूम की बॉटल है, पर उसकी खुशबू सारी जगह फैल जाती है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो डिफ्यूज़न जो होता है, डिफ्यूज़न से रैंडम मोशन से, डिफ्यूज़न जहाँ पर हाई कंसनट्रेशन है परफ्यूम की, सारी जगह फैल जाएगी। ठीक है, रैंडम मोशन होती है, तो इसी वजह से क्या होगा, आपका बी ऑप्शन सही आ जाएगा। एयर करंट्स की वजह से वो प्रोसेस जो है वो स्पीड अप हो सकती है, पर बेसिकली जो रीज़न होगा वो क्या होगा, आपका डिफ्यूज़न ही। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट है, एट व्हाट टेम्परेचर डू मॉलिक्यूलर मोशंस कंप्लीटली स्टॉप। किस टेम्परेचर पर जो मॉलिक्यूलर मोशंस है वो बिल्कुल रुक जाते हैं। ठीक है, तो ये हम पढ़ते हैं बेटा एब्सोल्यूट ज़ीरो।
मोलिकुलर मोशन जो है वो बिल्कुल रुक जाते हैं आपके एब्सोल्यूट जीरो पे, जो लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर होता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं 0 केल्विन या फिर -273.15 डिग्री सेल्सियस, या फिर हम उसे राउंड ऑफ में करके -273 डिग्री सेल्सियस भी कह देते हैं। यहाँ पर ऐसा बोला जाता है कि पूरी मोशंस रुक जाती है, बिल्कुल एब्सोल्यूट जीरो, बिल्कुल ठंडक हो जाती है। यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होती है वो बिल्कुल मिनिमम पहुंच जाती है, ठीक है। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी वैल्यू reaches to its minimum value, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, why is steam at 100 degrees Celsius more dangerous than boiling water at 100 degrees Celsius? ये वही क्वेश्चन आ गया लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वाला। अब स्टीम की बात हो रही है, वेपर्स बन रहे हैं, तो इसका आंसर होगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। देखो, जब दोनों बॉइलिंग वाटर और स्टीम है आपके पास 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो दोनों में अलग अलग एनर्जी है। तो लेटेंट हीट से क्या होगा कि 100 डिग्री सेल्सियस जो पानी है उसको जब आप स्टीम में कन्वर्ट करोगे तो आपको कुछ एक एक्स्ट्रा एनर्जी देनी हो रही है, ठीक है। और उसी की वजह से क्या होता है, हमें ये बोला जाता है कि जो स्टीम होती है सेम टेम्परेचर पे, एक स्टीम और एक बॉइलिंग वाटर है, तो स्टीम आपको ज़्यादा बर्न करती है एज कम्पेयर टू योर वाटर, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि उसके पास एक एक्स्ट्रा एनर्जी है। देखो, जब वाटर से वो वाटर को हम बॉयल कर रहे हैं तो वो एनर्जी तो है ही, और जब उसकी जो स्टेट कन्वर्ट हो रही है तो वो एनर्जी भी उसके पास है, ऑल्दो उससे कोई टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, पर वो एनर्जी तो है ना उसके पास, जो को दिखती नहीं है, हिडन फॉर्म में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सॉलिड चेंजेस डायरेक्टली इनटू वेपर विदाउट बिकमिंग लिक्विड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या होता है, टेम्परेचर ऑलवेज इंक्रीजेस, लेटेंट हीट इज अब्सॉर्ब्ड, डेंसिटी इंक्रीजेस, प्रेशर बिकम जीरो। तो जब सॉलिड जो है वो वेपर से डायरेक्ट कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, और उसमें नहीं हो रहा, तो उसमें लेटेंट हीट तो एब्जॉर्ब होगी ही ना, ठीक है। तो ये सब्लिमेशन के बारे में बात कर रहा है, जिसमें सॉलिड जो है वो लिक्विड में, सॉलिड जो है वो लिक्विड स्टेट को स्किप करके सीधा वेपर में जा रहा है। तो यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन होती है, जिसमें सॉलिड से वो गैस में जाता है, तो वो टेम्परेचर को नहीं बढ़ाता है, ठीक है। टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है, इसके अंदर बढ़ता नहीं है, ठीक है। डेंसिटी भी है वो डिक्रीज होती है, इंक्रीज नहीं होती, क्योंकि सॉलिड से हम गैस में जा रहे हैं जिसमें पार्टिकल्स दूर दूर होंगे। प्रेशर भी जीरो नहीं बनता है, क्योंकि ये बहुत सारे एनवायरमेंटल और इन सब फैक्टर्स पे भी डिपेंड होता है, ठीक है। तो ये आंसर नहीं होगा, क्या आंसर होगा, बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डाइवर कैन कट थ्रू वाटर मोर इजिली देन थ्रू a block of ice because water has low density, water particles have weaker intermolecular forces than ice, water has no mass, water is compressible, ठीक है। अच्छा, क्योंकि जो डाइवर जो होता है वो आइस के मुकाबले पानी में अच्छे से डाइव कर सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो पानी के पास है वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम है, उनके बीच में स्पेस है और आप उसको कट कर सकते हो क्योंकि उनके बीच में फोर्स कम है। तो लिक्विड वाटर के अंदर पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, इनके बीच में जो आइस के अंदर जो होते हैं वो पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं, उनके बीच में फोर्स बहुत अच्छा होता है। पर जबकि अगर हम बात करें लिक्विड स्टेट की तो उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स इतना नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग सॉलिड, लिक्विड एंड गैस द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंटरमोलिकुलर स्पेस इज, कि स्पेस किसके अंदर सबसे ज़्यादा होगा, तो ये हम पढ़ भी चुके हैं, गैस में सबसे ज़्यादा, फिर लिक्विड में, फिर सॉलिड में। तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपके पास बी, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा बी कि जो गैस होती है उसमें सबसे ज़्यादा, फिर लिक्विड में, फिर सॉलिड में। गैस मॉलिक्यूल्स तो इतने दूर दूर होते हैं कि उनके अंदर मतलब हम ये मानेंगे कि नेग्लिजिबल अट्रैक्शन होता है, मैक्सिमम फोर्स मैक्सिमम स्पेस होता है। लिक्विड्स के अंदर भी क्या होते हैं, जब उन्हें पास ले आते हैं तब उनके अंदर थोड़ा सा, हाँ ठीक है, वो दिखता है। और सॉलिड के अंदर बिल्कुल मिनिमम जो है आपका इंटरमोलिकुलर स्पेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलपीजी इज स्टोर्ड इन सिलेंडर्स इन लिक्विड फॉर्म बिकॉज, क्यों ऐसा किया जाता है, लिक्विड्स ऑक्यूपाई मोर स्पेस, gases can be liquefied by high pressure and low temperature, gases
लिक्विड्स हैव नो प्रेशर, गैसेस हैव नो मास। तो आपको पता है एलपीजी उसका नाम यही है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसको कैसे हम करते हैं, जिसमें गैस को लिक्विफाई किया जाता है हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पर, ठीक है। तो एलपीजी के अंदर क्या होता है, जैसे प्रोपेन होता है, आपको पता होना चाहिए, ब्यूटेन होता है, तो एलपीजी के प्राइस भी कितने बढ़े गए हैं, ठीक है। तो इनके अंदर हम लिक्विड स्टेट को, ताकि हम उसे इजीली ट्रांसपोर्ट कर सके, कन्वीनियंटली हम उसे यूज़ कर सके, तो हाई प्रेशर देंगे, मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाएंगे, लो टेम्परेचर करेंगे तो भी मॉलिक्यूल्स जो है उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, लिक्विफिकेशन ईजिली हो जाएगी, तो हम गैसेस को लिक्विफाई कर सकते हैं हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पर। ये भी याद रखना कि कैसे लिक्विफाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो मैक्सिमम डिफ्यूजन। किसके अंदर सबसे अच्छा डिफ्यूजन होगा, कॉपर सल्फेट इन वाटर, इंक इन वाटर, परफ्यूम इन एयर और सैंड इन एयर। तो आपको पता है कि गैस इन गैस तो बहुत अच्छा होगा, परफ्यूम तो आप इधर से लगा उधर ही खुशबू फैल जाती है, ठीक है। तो गैसेस के अंदर सबसे ज़्यादा अच्छे से होता है। फिर लिक्विड जैसे इंक में या कॉपर सल्फेट में हो जाएगा, या सैंड जो है वो तो कभी सेटल ही मतलब डिफ्यूज नहीं होती है, वो नीचे आके सेटल हो जाती है, ठीक है, इनमें वो सस्पेंशन फॉर्म करती है। तो सबसे ज़्यादा किस में होगा आपका, परफ्यूम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस ड्यूरिंग इवेपोरेशन इज ड्यू टू low humidity, escape of high energy molecules from the liquid surface, increase in pressure और decrease in density। तो कैसे होता है जो आपका कूलिंग इफेक्ट है, वो कैसे होता है, जब हम जो हमारे हाई एनर्जी के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एस्केप कर जाते हैं, और लिक्विड जो हमारे सरफेस से है वो एस्केप कर जाते हैं और पीछे वो कूलिंग इफेक्ट दे जाते हैं। ये मैंने आपको पढ़ाया भी है अभी, इवेपोरेशन को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, इवेपोरेशन के एग्जांपल है। इवेपोरेशन अपने आप में लास्ट में एक अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये जो चैप्टर है बेसिकली डिपेंड ही ऐसे है, जिसमें हम थोड़ा सा मैटर के बारे में पढ़ते हैं कि मैटर क्या होता है, मैटर की प्रॉपर्टीज़ क्या है, फिर हम सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। उसके अंदर हम बेसिकली लेटेंट हीट के बारे में ही पढ़ते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। फिर एक लास्ट टॉपिक है आपके पास इवेपोरेशन, जो अपने आप में अच्छा होल्ड रखता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर अर्थन पॉट्स यूज्ड, ये भी इवेपोरेशन से आ गया। क्यों, मतलब जो आपके हैं उन्हें हम वाटर को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि वाटर जो होता है वो उनके टाइनी पोर्ट से क्या होता है, इवेपोरेट होता है और कूलिंग करता है। क्या वो हीट एब्जॉर्ब करता है, प्रेशर बढ़ाता है, ह्यूमिडिटी करते हैं। तो सबसे बेस्ट आंसर है कि पानी जो है, जो हमारे घर में मटका रखे जाते हैं, उनके अंदर छोटे छोटे से इस तरह से पोर्स होते हैं, ठीक है। इन पोर्स से पानी जो है वो ड्रॉप 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 यहाँ पे आता है, यहाँ से इसके जो पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स, यहाँ की हीट लेके बाहर उड़ जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए वाटर जो है वो थोड़ा थोड़ा इन पोर से उस पर आता है, इवेपोरेशन होता है, और अल्टीमेटली आपको क्या मिलता है, कूलिंग इफेक्ट। जैसे अभी गर्मियों के दिनों में बाहर आंगन में पानी का छिड़काव किया जाता था, ठीक है, ताकि क्या हो, आपका जो सरफेस है वो ठंडा हो जाए, ठीक है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ गैस इज कंप्रेस्ड इनटू हाफ इट्स वॉल्यूम। हमने उसकी वॉल्यूम को कर दिया आधा। द मेन रीजन दिस इज पॉसिबल, क्यों हुआ ऐसा, gas particles are small, gas particles have low mass, large empty spaces exist between gas particles are attractive according to kinetic molecular theory, ठीक है। उसके अंदर हमें ये बताया गया है कि गैस पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं और उनके बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उनके बीच में लार्ज एम्प्टी स्पेस होता है, इसी वजह से ही आप उन्हें कंप्रेस कर सकते हो, ठीक है। आप ए और बी को देखें तो हाँ वो स्मॉल होते हैं, उनका मास भी होता है, पर उसमें हम उसके वॉल्यूम से कोई वो नहीं हो रहा, जो उसका मास है उतना तो रहेगा ही ना। अट्रैक्टिव होते वो होते भी नहीं है, मतलब बहुत कम जो गैस पार्टिकल्स जो होते हैं उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स कम ही होता है, ठीक है। अट्रैक्टिव होते हैं वो, पर उसका इससे रीज़न नहीं हो रहा है। तो क्यों आप उसको कंप्रेस कर रहे हो, मतलब एक रूम के अंदर आप बहुत सारे फंसा रहे हो, तो वो क्यों हो पा रहा है, क्योंकि उसके बीच में जो स्पेस है वहाँ पे जगह होगी तभी तो वहाँ पाएंगे ना, तो वहाँ पे स्पेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसी के साथ आपका ये वाला टॉपिक के क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ एक खत्म होते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, अच्छे से रिवीजन करते रहिए। थैंक यू सो मच।